नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 की जीव विज्ञान की इस कक्षा में मैं पवन कुमार, प्रवक्ता पंडित देवकृष्ण इंटर कॉलेज सकवर उन्नाव आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस अध्ययनशाला में हम लोग अध्याय जीव और समष्टियां के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम लोगों ने जिसके पूर्व में जो हमने भाग 1 का जीव और समष्टियां भाग 1 का अध्ययन किया था, आइए उसके विषय में सूक्ष्म पुनरावलोकन कर लेते हैं कि हमने भाग 1 में क्या क्या जाना था। बच्चों, जीव और समष्टियां भाग 1 में हमने देखा था कि जीव और पर्यावरण, जीव के विषय में जाना था और पर्यावरण क्या होता है इसके विषय में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। बच्चों, हम लोगों ने पर्यावरणीय कारकों के विषय में जानकारी प्राप्त की थी कि पर्यावरणीय कारक क्या होते हैं। उसमें हम लोगों ने भौतिक या अजैविक कारकों के विषय में विशेष रूप से जानकारी पाई थी। भौतिक या अजैविक कारकों में हम लोगों ने देखा था, जैसे जलवायुवी कारक देखे थे, तो उस जलवायुवी कारक में हम लोगों ने प्रकाश का पौधों पर क्या प्रभाव होता है, जल का पौधों पर क्या प्रभाव होता है, तापमान का पौधों पर क्या प्रभाव होता है, वर्षा का क्या प्रभाव होता है, आदि कारकों का हम लोगों ने अध्ययन किया था। स्थलाकृतिक कारक, इसके अंतर्गत हम लोगों ने अक्षांशों पर वनस्पति किस प्रकार से होती है उसका अध्ययन किया, जो उसकी जो ढाल होती है, जो उसका क्या प्रभाव होता है उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। जो ऊंचाई होती है, जब ऊंचाई बढ़ती है तो उससे पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम लोगों ने उसका अध्ययन किया था। तो स्थलाकृतिक कारक क्या, हमने अक्षांश, पौधों की जो ऊंचाई बढ़ने पर क्या प्रभाव होता है, और जो तीसरा हमारा था कि ढाल पर क्या प्रभाव होता है, तो ढाल की मात्रा का हम लोगों ने अध्ययन किया था। मृदी कारक के अंतर्गत हम लोगों ने मृदा परिशेदिका का अध्ययन किया था कि मृदा का ऐसा कौन सा भाग होता है जहाँ पर अधिकांश पौधे उगते हैं। इस जो हमारी मृदा पृथ्वी पर पाई जाती है, इसके विभिन्न स्तरों का हम लोगों ने अध्ययन किया था। और हम लोगों ने ये भी जाना था कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। बच्चों, इसके बाद हम लोगों ने उसमें ये देखा था कि अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रियाएं क्या होती हैं, इसके विषय में हम लोगों ने जाना था। इसमें कुछ उदाहरण भी हम लोगों ने देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने जैविक कारकों का अध्ययन किया था कि जो जैविक कारक होते हैं, इनका जो होता है, जो हमारा पर्यावरण होता है, जीव जो समष्टि होता है, उस पर क्या प्रभाव होता है, इस पे हम लोगों ने इसका अध्ययन किया था। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा जो जीव और समष्टियाँ हैं भाग 2 है, इसका अध्ययन करते हैं। इस भाग के हमारे जो शिक्षण बिंदु हैं देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बच्चों, आज हम लोग समष्टि क्या होती है इसके विषय में जानकारी पाएंगे। समष्टि के क्या क्या गुण होते हैं इनको भी जानेंगे। समष्टि वृद्धि कैसे होती है, क्यों होती है, इसके विषय में जानेंगे। समष्टि के बीच में जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं इनके विषय में भी आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इन जो पारस्परिक क्रियाएं हैं इसमें ये 2 प्रकार की जो होती हैं, धनात्मक क्रिया और ऋणात्मक क्रिया। तो इसमें ये धनात्मक और ऋणात्मक क्रियाओं के अंतर्गत होने वाली जो प्रमुख प्रक्रियाएं होती हैं, आज हम लोग इस अध्ययनशाला में उन सभी का अध्ययन करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, सबसे पहले देखते हैं समष्टि क्या होती है। बच्चों, एक ही जाति के सदस्य जो किसी क्षेत्र में समूह में रहते हैं, किसी क्षेत्र में समूह में रहते हैं, समान संसाधनों का प्रयोग करते हैं तथा इन संसाधनों के लिए आपस में स्पर्धा करते हैं और अंतः प्रजनन करते हैं, एक समष्टि का निर्माण करते हैं। जो हमारी ये समष्टि होती है, ये जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक जातीय समष्टि और बहुजातीय या मिश्रित समष्टि। एक जातीय समष्टि ऐसी समष्टि जहाँ पर जो जीव है, एक क्षेत्र में कोई एक विशेष प्रकार का एक ही जीव की बहुतायत है और वो वहाँ पर वृद्धि कर रहा है, वो एक जातीय समष्टि का निर्माण करता है। और बहुजाति में जब बहुत सारी वनस्पतियाँ, बहुत सारे जीव एक साथ पाए जाते हैं, एक साथ किसी क्षेत्र में रहते हैं और वहाँ के संसाधनों का प्रयोग करते हैं, आपस में स्पर्धा करते हैं, तो उसे बहुजाति या मिश्रित समष्टि के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए देखते हैं समष्टि के क्या क्या गुण हो सकते हैं, क्या गुण होते हैं। सबसे पहले देखते हैं समष्टि के गुणों में जन्म दर। किसी भी समष्टि में प्रजनन के द्वारा जो सदस्य उत्पन्न होते हैं उनके समावेश को जन्म दर कहते हैं। जन्म दर, इसको हम लोग एक फार्मूले के रूप में, सूत्र के रूप में लिखते हैं। इसको B बराबर कैपिटल N इंटू स्मॉल n अपॉन T, NN अपॉन T, अर्थात
माइनस आबादी में नए जन्मे जीवों की संख्या अपॉन यूनिट कॉल। यहाँ पर जो माइनस है इसको बराबर समझिए, ये और ये एक ही चीज़ है, इसमें कोई माइनस का चिन्ह नहीं है। बी बराबर आबादी में जन्मे जीवों की संख्या अपॉन यूनिट काल, अर्थात एक निश्चित समय में आबादी में जन्मे जो नए जीवों की संख्या होती है उसको हम लोग जन्म दर कहते हैं। बच्चों हम लोग देखते हैं मृत्यु दर। किसी आबादी में एक निश्चित समय में प्रत्येक इकाई सदस्यों की जो मृत्यु की संख्या होती है उसको मृत्यु दर कहा जाता है। निश्चित समय में प्रत्येक इकाई सदस्यों की जो मृत्यु होती है उसको हम लोग मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। तीसरा जैव सूचकांक। इकाई समय में इकाई आबादी में जन्म दर व मृत्यु दर के अंतर को जैव सूचकांक कहा जाता है। जैव सूचकांक को अंग्रेजी में वाइटल इंडेक्स भी कहते हैं। वाइटल इंडेक्स बराबर क्या होता है, जन्म दर बटे मृत्यु दर गुणे 100 या 100। जब जैव सूचकांक का मान 100 से अधिक होता है तो हम ये मानते हैं कि इस आबादी में वृद्धि हो रही है, किंतु जब जैव सूचकांक का मान 100 से कम होता है तो यह आबादी में कमी को प्रदर्शित करता है। हमारे देश की जो जैव सूचकांक है वो क्या है, वो काफ़ी वृद्धिशील है। अर्थात क्या है, जैव सूचकांक क्या होगा, 100 से अधिक होगा, तभी तो यहाँ पे आबादी में इतनी वृद्धि देखने को मिलती है। आइए देखते हैं आगे आयु वितरण। किसी समष्टि में प्रत्येक आयु वर्ग के सदस्यों की संख्या को आयु वितरण कहा जाता है। जनन में समर्थ जीवों की संख्या के आधार पर वोडन तथा हेमर नामक वैज्ञानिकों ने इसे 3 भागों में बांटा है। एक बार फिर इसको देख लीजिए। जनन में समर्थ जीवों की संख्या के आधार पर वोडन और हेमर ने इसे 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं, पूर्व प्रजननी, प्रजननी तथा पश्च प्रजननी। पूर्व प्रजननी मतलब जन्म से जो पूर्व का होता है उसको पूर्व प्रजननी, जो वृद्धि कर रहे हैं, जन्म जो प्रजनन कर रहे हैं उन्हें प्रजननी, और पश्च प्रजननी होते हैं। इस आधार पर इन्होंने आयु पिरामिडों का निर्माण किया, और इस आयु पिरामिड में हम लोग देखते हैं कि यदि किसी पिरामिड में किसी समष्टि के आयु वितरण का निरूपण किया जाता है तो इसे आयु पिरामिड कहा जाता है। और यहाँ पर 3 तरीके के पिरामिड यहाँ पर दिखाए गए हैं। जो पहला पिरामिड है हमारा ये एक त्रिभुजाकार है, दूसरा पिरामिड हमारा दिख रहा है जो यहाँ पर ये एक घंटाकार पिरामिड है, और जो तीसरा पिरामिड आपको दिख रहा है वो एक कुंभाकार पिरामिड है। जो त्रिभुजाकार पिरामिड है इसमें क्या है, जो सबसे ऊपर की जो पिरामिड्स तीनों में देख लेते हैं, सबसे ऊपर पश्च प्रजननी को दिखाया गया है, बीच में प्रजननी है, और जो हमारा जो नीचे वाला भाग है उसमें क्या है, पूर्व प्रजननी को दिखाया गया है। जो हमारा पहला जो त्रिभुजाकार आकृति जो यहाँ पे दिखाई दे रही है इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें जो नीचे वाला पूर्व प्रजननी है उनकी संख्या बहुत अधिक है, और धीरे धीरे उसकी तुलना में जो प्रजननी है उनकी संख्या कम है, और इसीलिए इसको हम लोग वृद्ध, यहाँ पर जन्म दर क्या है, अधिक है, जन्म दर क्या है, काफ़ी अधिक है, और इसीलिए इसको वृद्धिशील आबादी के नाम से जाना जाता है, या वृद्धिशील आबादी के नाम से जानते हैं। जो हमारा दूसरा पिरामिड यहाँ पर बनाया गया जिसको घंटाकार पिरामिड कहते हैं, वहाँ पर क्या है, जो जन्म दर और मृत्यु दर है वो लगभग समान है, उनकी जो दर है वो क्या है, वो समान है, और इसीलिए इसको एक स्थिर आबादी के रूप में जाना जाता है। अर्थात जितनी जन्म दर है उतनी ही मृत्यु दर है, अर्थात ना तो आबादी बढ़ रही है ना ही आबादी घट रही है, दोनों समान है, इसीलिए इसको एक स्थिर आबादी के रूप में जाना जाता है। तीसरा जो पिरामिड हमारा यहाँ पर बनाया गया है, दिखाया गया है, वो क्या है, एक कुंभाकार पिरामिड है। अर्थात जैसे कि एक कुंभ का मतलब होता है घड़ा, घड़े की आकृति का जो उल्टा घड़ा होता है, तो नीचे का जो सबसे भाग उसका जो दिखाया गया उल्टा घड़ा दिखाया गया है, तो सबसे नीचे जो है वो पूर्व प्रजननी अर्थात जन्म दर को दिखा रहा है, उसके ऊपर मृत्यु दर को दिखा रहा है। तो जो जन्म दर है वो मृत्यु दर से काफ़ी कम है, अर्थात जो मृत्यु दर है वो जन्म दर से काफ़ी अधिक है, जन्म दर कम है, मृत्यु दर अधिक है। इसलिए ऐसी आबादी को हम लोग क्या कहते हैं, घटती हुई आबादी या कम होती आबादी के नाम से इसको जानते हैं। बच्चों ये जो हमने यहाँ पे एक चित्र आपको दिख रहा है ये समष्टि वृद्धि को प्रदर्शित करता है। किसी भी जाति के लिए समष्टि का आकार निश्चित नहीं होता है।
यह समय समय पर बदलता रहता है और जो कि विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ पर जो बीच में एक आयताकार एक ब्लॉक दिखाया गया है जिसमें समष्टि या जीव संख्या घनत्व को प्रदर्शित किया गया है n के साथ में, और चारों तरफ सबसे पहले दिखाया गया है एक जन्म दर। इस गोले में जन्म दर को दिखा रहे हैं जिसको b से प्रदर्शित किया है, और इसमें क्या है कि जब जन्म दर बढ़ती है तो क्या है, इससे जो है जो समष्टि है जनसंख्या घनत्व है वो बढ़ता है। अप्रवासन से क्या होता है, समष्टि का घनत्व अर्थात इसका जो जीव संख्या का घनत्व है ये बढ़ता है। किंतु जब मृत्यु दर होती है, मृत्यु दर बढ़ती है तो उससे क्या होता है, समष्टि का घनत्व घटता है। और उत्प्रवासन जो ई से प्रदर्शित किया गया है नीचे, उत्प्रवासन के कारण भी जो समष्टि अर्थात जीव संख्या होती है उसका जो घनत्व होता है वो घटता है। इस चित्र में जन्म दर और अप्रवासन के द्वारा, अप्रवासन में कहीं से कोई आ रहा है तो जन्म दर बढ़ने से या अप्रवासन के द्वारा जो किसी क्षेत्र की जनसंख्या है, किसी क्षेत्र की जो समष्टि है जनसंख्या जीव संख्या का घनत्व है वो बढ़ रहा है, किंतु मृत्यु दर और अप्रवासन के द्वारा जो उसका घनत्व है समष्टि का वो घटता हुआ दिखाया गया है या घटता है। ये दोनों इस जन्म दर के बाद प्लस का निशान, अप्रवासन के बाद प्लस का निशान, धन का निशान इस समष्टि घनत्व की वृद्धि को प्रदर्शित करता है, किंतु उत्प्रवासन के पहले ऋण का निशान और मृत्यु दर के पहले ऋण का निशान इस समष्टि या जीव संख्या जो घनत्व है उसमें कमी को प्रदर्शित करता है। बच्चों, अब हम लोग अध्ययन करते हैं समष्टि के बीच में जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, आइए उनका अध्ययन करते हैं। समष्टि के बीच में जो क्रियाएं हैं, आप लोग जानते हैं कि समष्टि जो होती है किसी भी क्षेत्र में रहने वाले जो जीवों की संख्या होते हैं उसमें कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको हम लोग धनात्मक क्रिया कहते हैं, कुछ ऐसी होती है जिनको ऋणात्मक कहते हैं। ये समझते हैं इनको ये क्या होती है। किसी भी जैवीय समुदाय में पाई जाने वाली विभिन्न समष्टियों के जीवों के बीच भोजन, स्थान व जनन के लिए प्रतिस्पर्धा होती रहती है या होती है। इसे हम पारस्परिक क्रियाएं कहते हैं। अर्थात जब किसी क्षेत्र में रहने वाले जो जीव होते हैं अपने जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए जब एक दूसरे के साथ स्पर्धा करते हैं, एक दूसरे से होड़ लगाते हैं, एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, तो ये जो इस प्रकार आपस में क्या होता है, इनके बीच में एक पारस्परिक क्रियाएं बनती हैं, पारस्परिक क्रियाएं होती हैं और इन्हीं को हम पारस्परिक क्रियाएं कहते हैं। ये क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है धनात्मक अंतःक्रिया और एक होती है ऋणात्मक अंतःक्रिया। आइए देखते हैं क्या होती हैं धनात्मक और ऋणात्मक अंतःक्रियाएं। धनात्मक अंतःक्रियाएं या इसको हम लोग सहजीविता भी कहते हैं। धनात्मक अंतःक्रिया जैसे नाम से ही पता चलता है धनात्मक, जब जीव एक दूसरे को सहयोग की भावना के साथ एक दूसरे को प्रेरित करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करता है, अर्थात अपने संसाधनों की प्राप्ति के लिए यदि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है और बल नुकसान न पहुंचाते हुए धनात्मक रूप से लाभ अर्जन करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो इसको हम लोग धनात्मक अंतःक्रियाएं कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सहजीविता होता है, इसको सहजीवन कहते हैं। अर्थात जब दो जीव या कई जीव एक साथ में एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए निवास करते हैं, लाभ पहुंचाते हुए पाए जाते हैं, इसको हम लोग धनात्मक अंतःक्रिया या सहजीविता के नाम से जानते हैं। बच्चों, ये जो धनात्मक अंतःक्रियाएं या सहजीविता होती है यह कई प्रकार की होती है। नंबर 1 पे हम देखते हैं सहोपकारिता, नंबर 2 पे सहभोजिता, नंबर 3 आदि सहयोग। सबसे पहले देखते हैं सहोपकारिता क्या होती है। बच्चों, सहोपकारिता एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें साथ में पाए जाने वाले जो दोनों जीव होते हैं उन दोनों को लाभ प्राप्त होता है, इसको हम लोग सहोपकारिता कहते हैं। जैसे उसके उदाहरण देखते हैं लाइकेन, कवकमूल, माइकोराइजा। लाइकेन तो सहजीविता का सबसे अच्छा उदाहरण होता है जिसमें क्या होता है, कवक और शैवाल एक साथ पाए जाते हैं। कवक और जो शैवाल होते हैं, शैवाल भोजन निर्माण की क्रिया करते हैं जो कवक को देते हैं, कवक उससे भोजन ग्रहण करता है शैवालों से, और जो कवक होते हैं वो सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। अपने कवक जाल के द्वारा उसको क्या करते हैं, उसको सुरक्षित, शैवाल को भी सुरक्षा देते हैं और खुद भी सुरक्षित रहते हैं। तो जो लाइकेन है। दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं एक साइकस की कोरेला जड़।
साइकस की जो कोरलाइट जड़ होती है यहाँ पर शैवाल सहजीवी के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जब हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन जब स्थिरीकरण की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे जो जीव होते हैं, जो राइजोबियम नामक एक जीव होता है जो हमारा जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं अर्थात दलहनी पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। जड़ों में यह उपस्थित होकर के जो मृदा की जो नाइट्रोजन होता है उसको स्थिरीकृत करता है, जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होता है उसको स्थिरीकृत करता है मृदा में, और क्या होता है वहाँ पर उसकी जो जड़ें होती हैं वहाँ पर गांठों का निर्माण करता है, और उसी गांठ जो उसे उनको हम लोग जो दलहनी पौधे होते हैं उनमें जो गांठ जैसी रचनाएं पाई जाती हैं उनको रूट नोड्यूल्स के नाम से जानते हैं, और उन्हीं रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन तत्व की काफ़ी अधिकता होती है। यह जीव उस पौधे से अपना पोषण प्राप्त करता है और बदले में क्या होता है वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हुए पौधे को भी फायदा देता है, और जिस मृदा में उगता है उस मृदा के लिए भी ये फायदेमंद होता है। चींटी और बबूल, जैसा कि हम जानते हैं कि जो जीव होते हैं बहुत से, जो चींटी जो होती है बबूल पे पाई जाती है। बबूल से क्या होता है वो अपना पोषण लेती है, उसको जो उसका जो पदार्थ उससे स्रावित होते हैं चींटी उसको ग्रहण करती है और अपना पोषण लेती है। किंतु बबूल के लिए क्या फ़ायदा करती है, जो उनको हम लोग कहते हैं ये स्वभावकारिता है, क्योंकि चींटी जो है बबूल में परागण की क्रिया करती है। बबूल के अंदर जो परागण होता है वो चींटी के द्वारा होता है। ये पुष्प के अंदर तक जाकर के परागकणों को पहुंचाकर परागण करने का कार्य करती है। इस प्रकार से चींटी और बबूल में एक विशेष सहोपकारिता देखने को मिलती है। दूसरा देखते हैं हम लोग सहभोजिता। यह एक ऐसी विधि है जिसमें दोनों में से एक जीव को तो लाभ होता है किंतु दूसरे को कोई हानि नहीं होती, अर्थात दो जीव एक साथ साथ पाए जा रहे हैं। ठीक है, क्या होता है एक जीव तो लाभान्वित हो रहा है किंतु दूसरे को कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है, अर्थात एक लाभार्थी है और दूसरा स्थिर है। इसके उदाहरण देखते हैं क्या होता है इसमें, जैसे ऑर्किड। ऑर्किड क्या होता है, किसी वृक्ष पे पाया जाता है। इसमें ऑर्किड का जो पौधा होता है इसमें विलामेन पाए जाते हैं, विलामेन श्वसन मूल पाए जाते हैं, अग्राही होती हैं इसकी जड़ें। ये क्या करते हैं, किसी पौधे पर पाए तो जाते हैं किंतु पौधे पे किसी प्रकार से कोई पौधे से कुछ भी ग्रहण नहीं करते। वायुमंडल से आर्द्रताग्राही जड़ों के द्वारा नमी को अवशोषित करते हैं, अर्थात जल भी नहीं लेते पौधे से, अपनी जड़ों के द्वारा जल को अवशोषित वातावरण से प्राप्त करते हैं, वायुमंडल से नमी के रूप में उसको अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन भी बनाते हैं। होता क्या है कि ऑर्किड का पौधा किसी वृक्ष पर पाया तो जाता है किंतु उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इसमें क्या होगा, दूसरे पौधे को कोई लाभ नहीं हो रहा है, जिस पे वो पाया जा रहा है उसको कोई लाभ नहीं हो रहा, पर इसको थोड़ा सा लाभ हो रहा है क्योंकि उस पे उगता ये है। क्लाउन मछली, सी एनीमोन। क्लाउन मछली क्या होता है, सी एनीमोन जो होती है, ये जो सी एनीमोन होती है जो समुद्र में मछली पाई जाती है, ये क्या होता है, ये चारों तरफ पाई जाती है, ये उसके बीच में सी एनीमोन की जो क्लाउन मछली है सी एनीमोन के घेरे में चलती है। चारों तरफ सी एनीमोन होगी जिससे क्या होता है कि इसको बाहरी खतरों से इसका बचाव हो जाता है। सी एनीमोन को तो कोई विशेष फायदा नहीं होता है किंतु इससे क्लाउन मछली को फायदा होता है। यही एक सहभोजिता का अच्छा उदाहरण है। पायलट मछली, मनुष्य में इशीरिया कोलाई जीवाणु, मनुष्य में इशीरिया कोलाई जीवाणु जो होता है क्या होता है, मनुष्य में पाया जाता है। इशीरिया कोलाई जीवाणु भी एक सहभोजिता को प्रदर्शित करता है। आदि सहयोग, प्रोटो कोऑपरेशन भी इसको कहते हैं। इस विधि में दोनों को लाभ होता है किंतु दोनों बिना सहयोग के भी रह सकते हैं। यदि जब साथ रहते हैं तो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं किंतु यदि अलग हो जाए तो भी ये अलग अलग भी साथ रह सकते हैं, बिना सहयोग के भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसको हम लोग आदि सहयोग के नाम से जानते हैं। जैसे सी एनीमोन और हॉर्मेट जब एक साथ साथ होते हैं तो क्या होता है, ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और यदि अलग होंगे तो भी ये अलग अलग रह सकते, अपना जीवन यापन अलग अलग कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारा ऑक्सपेकर पक्षी होता है, ये किसी मवेशी के ऊपर, बैलो जो भैंस होती है या किसी अन्य जीव उनके ऊपर पाया जाता है किंतु यदि ये उनके ऊपर नहीं भी होगा तो भी ये आराम से अपना जीवन यापन कर सकता है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं ऋणात्मक अंतःक्रियाएं क्या होती हैं। ऋणात्मक अंतःक्रियाएं जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि जिससे
जीवों को नुकसान हो। ऐसी भावना विकसित होना जीवों के अंदर जो एक दूसरे को नुकसान करके लाभ पहुंचाने की जो प्रवृत्ति है, ऋणात्मक अंतःक्रियाएं होती हैं। जीवों के बीच में होने वाली, जीवों के अंदर होने वाली ऐसी क्रियाएं जो नकारात्मकता प्रदर्शित करती हैं, ऋणात्मक अंतःक्रियाएं होती हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रतिस्पर्धा। एक ही जाति के विभिन्न जीव या विभिन्न जाति के जीवों के बीच में भोजन, आवास, जल, वायु, प्रकाश आदि संसाधनों को प्राप्त करने के लिए जो एक होड़ सी बनी रहती है, होड़ सी उत्पन्न हो जाती है, इसको हम लोग स्पर्धा कहते हैं। ये जो स्पर्धा होती है यह दो प्रकार की होती है, एक अंतर्जातीय स्पर्धा और एक अंतराजातीय स्पर्धा। अंतर्जातीय स्पर्धा क्या होती है? जब एक ही जाति के सदस्यों के बीच में आपस में ही किसी चीज को लेकर के स्पर्धा होने लगती है तो उसको हम लोग अंतर्जातीय स्पर्धा के नाम से जानते हैं। किंतु अंतराजातीय स्पर्धा जब एक जाति के जो सदस्य होते हैं वो किसी अपने भोजन प्राप्ति के लिए, जल प्राप्ति के लिए, वायु प्राप्ति के लिए, प्रकाश की प्राप्ति के लिए किसी दूसरी प्रजाति के साथ एक स्पर्धा करते हैं, एक लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। इस प्रकार का जो संघर्ष होता है वो अंतर्जातीय स्पर्धा, संघर्ष के रूप में जाना जाता है। दूसरा हम देखते हैं परभक्षण। जब एक जाति के जीव किसी दूसरी जाति के जीव का शिकार करते हैं तो इसको हम लोग परभक्षण कहते हैं। इसमें जो शिकारी होता है अर्थात जो शिकार करता है उसको परभक्षी कहा जाता है, प्रेडेटर कहा जाता है, और जो जीव जिसका शिकार होता है उसको भक्ष्य कहा जाता है अर्थात प्रे कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शिकारी है क्या है, यहाँ पर जो बाज है सबसे उच्च श्रेणी का शिकारी है। सांप, वो बाज जो है सांप को ले रहा है, सांप मेढक को खाएगा, इसीलिए मेढक क्या है, मेढक। बाज के लिए जो परभक्षी क्या है, बाज और सांप के बीच में यदि हम देखते हैं तो परभक्षी क्या होगा, बाज होगा, और सांप क्या होगा, ये एक भक्ष्य होगा। किंतु जब सांप और मेढक के बीच में देखते हैं तो सांप क्या होगा, सांप एक प्रेडेटर हो जाएगा और भक्ष्य क्या होगा, हमारा मेढक हो जाएगा। किंतु जो मेढक है और जब हम छोटे छोटे कीड़ों के बीच में देखते हैं, जो टिड्डे पाए जा रहे हैं उनके बीच में देखते हैं तो मेढक क्या हो जाएगा, तब परभक्षी मेढक कहलाएगा, और जो भक्ष्य होगा वो क्या होगा, हमारे छोटे छोटे कीट होंगे। किंतु जो छोटे छोटे कीट हैं जिनको मेढक खाता है तथा पौधों के बीच में जो उत्पादक कहे जाते हैं, जब उनके बीच में देखते हैं तो क्या कहलाते हैं, जो हमारा जो भक्ष्य है वो क्या होगा, हरे पौधे भक्ष्य होंगे, और किंतु जो परभक्षी होगा वो क्या होगा, मेढक होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारे, अगर कुल मिला के हम देखें तो जो हमारे पौधे होते हैं, जो हमारे उत्पादक होते हैं वो केवल भक्ष्य होते हैं, अर्थात उनको केवल दूसरे जीवों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। किंतु इस खाद्य श्रृंखलाओं में जो हमारे परभक्षी हैं अर्थात प्रेडेटर हैं, जो शिकारी हैं, वो जो बदलते, निश्चित रूप से बदलते रहते हैं, निरंतर क्रम से बदलते रहते हैं। कभी मेढक हो जाता है, कभी सांप हो जाता है, कभी बाज हो जाता है, कोई भी प्रेडेटर हो सकता है, परभक्षी हो सकता है। बच्चों, अब हम लोग अध्ययन करते हैं परजीविता। क्या होता है, जब परजीवी अपना भोजन किसी अन्य पोषक से प्राप्त करता है, इसको हम लोग परजीविता कहते हैं। अर्थात भोजन के लिए जब कोई एक जीव किसी दूसरे जीव पर निश्चित रूप से निर्भर होता है, इसको परजीविता कहते हैं, और ऐसे जीव परजीवी जीव कहलाते हैं। इस जो परजीविता होती है इसमें हमेशा क्या होती है, पोषक को हानि ही होती है। पोषक का हमेशा नुकसान होता है, और जो पोषण प्राप्त करता है उसको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। इसको हम लोग कई बिंदुओं के अंतर्गत इसका अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले देखें आंशिक परजीवी। आंशिक परजीवी क्या होते हैं कि जैसे जो पूर्ण रूप से किसी जीव पे निर्भर नहीं होते हैं, बल्कि आंशिक रूप से अपने पोषण को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे जीव पे जो जीव निर्भर होते हैं उसको हम लोग आंशिक परजीवी के रूप में जानते हैं। जैसे तने पर, किसी भी तने पर लोरेंथस का पाया जाना। दूसरा हम लोग देखते हैं स्थायी परजीवी। स्थायी परजीवी अर्थात क्या हुआ, जब एक जीव अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर पूर्ण रूप से निर्भर हो तो उसको हम लोग स्थायी परजीवी के रूप में जानते हैं। जैसे किसी भी पौधे के तने पर जो अमरबेल होती है उसका पाया जाना। अमरबेल अपने भोजन के लिए, पोषण के लिए पूरी तरीके से उस तने पर निर्भर करती है, अर्थात उस पौधे पर निर्भर करती है।
अर्थात ये अपना भोजन बनाती है, केवल उस पौधे से प्राप्त करती है। तीसरा देखते हैं बच्चों, अंतःपरजीवी। तीसरा बिंदु हमारा है अंतःपरजीवी। ऐसे परजीवी जो किसी जीव के अंदर अपना जीवन यापन करते हैं, अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव के अंदर पाए जाते हैं, दूसरे जीव के अंदर रहते हैं, अंतःपरजीवी कहलाते हैं। जैसे मलेरिया परजीवी, आपने सुना होगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक एक प्रोटोजोअन है जिसको मलेरिया परजीवी कहते हैं, जो कि मनुष्य के एरिथ्रोसाइट्स कोशिकाओं में, मनुष्य के रक्त कोशिकाओं में तथा मच्छर के पेट में और उसके सैलिवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है, अंतःपरजीवी के रूप में पाया जाता है। लिवर फ्लूक भी ये एक अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाने वाला जंतु होता है। आगे देखते हैं हम लोग बाह्यपरजीवी। बाह्यपरजीवी ऐसे जीव जो किसी जीव के ऊपर रहते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, बाह्यपरजीवी कहलाते हैं। जैसे किसी भी जीव शरीर के ऊपर बालों में जूं का पाया जाना, किसी जीव की शरीर से जोंक का चिपका होना, अर्थात जो जोंक होता है ये जो पोषण क्या बाह्य रूप से बाहर रहते हुए अपना पोषण प्राप्त करती है। जूं भी किसी जीव के ऊपर स्थित होकर उसकी त्वचा से पोषण प्राप्त करता है। आगे देखते हैं बच्चों, चौथा पॉइंट जो बिंदु है प्रतिजीविता। वातावरण में जब एक जीव किसी दूसरे जीव की वृद्धि को रोक देता है, इसे हम प्रतिजीविता कहते हैं। जैसे बच्चों हम देखते हैं कि जो गेंदे का पौधा होता है, ये इससे एक केमिकल का, एक रसायन का क्या होता है, स्राव होता है। तो ये इससे जो आसपास की जो मृदा होती है उसमें जो विभिन्न प्रकार के कीड़े हैं, सूत्रकृमि हैं, वो कृमियों की जो वृद्धि होती है उनको ये रोक देता है, अर्थात उस केमिकल के प्रभाव से वहाँ पर इस तरीके की कृमियों की वृद्धि नहीं हो पाती है। इसे प्रतिजीविता के उदाहरण के रूप में जानते हैं। बच्चों आइए अब हम लोग देखते हैं आज का हमारा इस जो हमने अध्ययन किया है इसका गृह कार्य और इसके क्रियात्मक कार्य के रूप में हम लोग देखते हैं आपको अब क्या करना है। बच्चों इसका पहला प्रश्न है, हमें अपने गांव की कुल आबादी में ये देखना है कि विगत एक माह में उत्पन्न बच्चों की संख्या देखनी है, कितनी है हुई है, तथा एक माह में मृत मनुष्यों की संख्या की गणना करनी है। और फिर क्या है, उस दोनों के द्वारा हमें जैव सूचकांक का अध्ययन करना है, जैव सूचकांक निकालना है। ये हम लोगों का एक होमवर्क के रूप में, गृह कार्य के रूप में प्रथम प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, हमें अपने आसपास पाए जाने वाले परभक्षी व भक्ष्य जीवों की पहचान करनी है और उन्हें एक सारणी के द्वारा प्रदर्शित करना है। तीसरा प्रश्न हमारा है बच्चों, मनुष्य के शरीर में परजीवी जीवों से उत्पन्न होने वाले किन्हें 5 रोगों के नाम लिखने हैं और उनके रोग कारक क्या क्या होते हैं, इनके विषय में जानकारी देनी है। बच्चों आशा है आप लोगों ने इस अध्याय से काफ़ी कुछ सीखा होगा। धन्यवाद।